हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 10th का चैप्टर 16 चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी या चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले जो है हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें आपका, मेंशन द चैलेंजेस फॉर इंडियन इकनॉमी, कि वो चैलेंजेस मेंशन कीजिए, उन चैलेंजेस के बारे में बताइए जो इंडियन इकनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके सामने है। तो पहली जो मेजर जो प्रॉब्लम है या चैलेंजेस है जो हमने पढ़े अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो है इसमें इन्फ्लेशन, सेकंड है पॉवर्टी एंड थर्ड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मुद्रास्फीति है, गरीबी है और बेरोज़गारी है। ये तीन ऐसे निश्चित चुनौतियां हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, विच इंडिकेटर्स, दिस इज़ द स्पेलिंग, दैट इज़ इंडिकेटर्स की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत दी हुई है। इंडिकेटर्स की स्पेलिंग ये वाली स्पेलिंग आप यहाँ गलत है, इट इज़ INDICATORS, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की स्पेलिंग को आप ठीक कर लीजिएगा। विच इंडिकेटर्स आर यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करने की, गणना करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। तो एक इसमें हम यूज़ करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड है इसमें आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा जो है इसमें नेशनल इनकम इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स आर यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को गणना करने के लिए हम जो है इन तीन इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु इम्प्लीमेंट्स द मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कौन से जो मेजर्स हैं वो हमें करने चाहिए। तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी का मतलब है पैसे से जुड़ा हुआ जो मौद्रिक जो उपाय हैं वो कौन से होने चाहिए। तो कोई भी जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इंडिया में कौन करता है इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो इसके मेजर्स को करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हु प्रेजेंटेड द न्यूएस्ट पॉवर्टी एस्टिमेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए न्यूएस्ट पॉवर्टी एस्टिमेशंस जो हैं वो किसने प्रेजेंट किया है। तो यूनाइटेड नेशंस प्रेजेंटेड द न्यूएस्ट पॉवर्टी एस्टिमेशन इन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू द स्टेट इन विच a person is unable to earn the बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो स्टेट होती है, वो सिचुएशन होती है जिसमें कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वो अयोग्य होता है, जो जीवन जीने के लिए जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको खरीदने के लिए वो सक्षम नहीं होता है, दैट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन द नेम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स हु स्टडी पॉवर्टी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के बाद में कौन से हम ये कहें, नेम द मेंशंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, कि कौन कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके हु स्टडीज़ द पॉवर्टी इन इंडिया, जिन्होंने भारत के अंदर हम कहें कि कौन कौन से विद्वान हैं ऐसे जिन्होंने भारत में गरीबी को जो है उन्होंने स्टडी किया आज़ादी के बाद में। द इंटेलेक्चुअल्स हु स्टडी पॉवर्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस आर VM दांदेकर, नीलकंठ राठी हैं, YK अलगा हैं, TD लाखादवाला हैं, सुरेश तेंदुलकर हैं, NC रंगरंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु मेड द फर्स्ट अटैम्प्ट टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया, कि भारत में गरीबी को नापने के लिए पहला कदम किसने उठाया। द फर्स्ट अटैम्प्ट टू कैलकुलेट पॉवर्टी इन इंडिया टेकन बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डिफाइन लेबर फोर्स, श्रम शक्ति क्या है उसे हमें डिफाइन करना है। तो लेबर फोर्स रिफर्स टू द पॉपुलेशन, ये उस जनसंख्या को रिफर करती है विच सप्लाइज और सीक्स टू सप्लाई लेबर फॉर प्रोडक्शन एंड देयरफॉर includes both employed and unemployed persons. Then labor force can be called as an economically active पॉपुलेशन। लेबर फोर्स जो है उसे हम आर्थिक रूप से जो एक्टिव
पॉपुलेशन है उसको कहेंगे। नेक्स्ट है इसका व्हाट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। तो डिसगाइज इन unemployment is a situation in which more people are engaged, कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो engaged होते हैं इन एन एक्टिविटी, किसी भी एक एक्टिविटी में, दैन द रिक्वायर्ड, यानी जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में, इवन इफ़ द सरप्लस लेबरर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क, तो इसमें जो अधिक जो हमने श्रम इस्तेमाल हो रहा है अगर उसको आप रिमूव कर देते हैं तो उसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है या प्रोडक्शन सफ़र नहीं करता है। तो वो होता है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और मोस्टली अगर हम बात करें तो ये आपकी एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमें देखने के लिए मिलता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो होता है उसमें किस तरह का बेरोजगारी जो है हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसमें सीजनल स्ट्रक्चरल एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कि कृषि क्षेत्र में हमें जो है एक तो मौसमी बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है और दूसरी छिपी हुई बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी इसलिए क्योंकि कृषि का जो उत्पादन का कार्य होता है वो कुछ महीने देश के जो है ये स्टॉप रहता है, तो उस समय जो है जो मज़दूर लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। और डिसगाइज, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी सॉल्व आउट किया था कि किस तरह से एक्सेस में जो लेबर होता है वो वहाँ पे काम करता है, जिसको अगर रिमूव किया जाए तो प्रोडक्शन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन डेवलप्ड नेशन, कि विकसित देशों में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इट इज़ साइक्लिक एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन डेवलप्ड nation. Which organization is responsible for collecting authentic indexes and data? दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपकी शॉर्ट आंसर्स को हैं वो वेरी शॉर्ट थे, दिस इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज इन्फ्लेटेशन, मुद्रास्फीति क्या है। इन्फ्लेटेशन रिफर्स टू कंटिन्यूअस रेज इन जनरल प्राइस लेवल, कि जो हमारा कीमत स्तर है उसके अंदर जब लगातार वृद्धि होती है तो वो मुद्रास्फीति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इन्फ्लेटेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत में आज़ादी के बाद में मुद्रास्फीति का क्या नेचर रहा है, क्या उसकी प्रकृति रही है, वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो इन इंडिया जनरली प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि भारत में अगर हम देखें तो जो प्राइस इंडेक्स है, जो कीमत इंडेक्स है, सूचकांक है, उसको हम जो निर्धारित करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पे करते हैं। तो हाई इन्फ्लेटेशनरी जो रेट्स हैं इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, भारत से जब से आज़ाद हुआ तब से ये हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कहें कि गंभीर समस्या है। इन द डिकेड ऑफ 1950s, 1950 का जो दशक था, एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेटेशन वॉज 1.7%, बट in 1960s it became 6.4, in 70s it was more than 9%, कि किस तरह से ये इन्फ्लेटेशन यानी मुद्रास्फीति की जो दर है वो 1.7 जो कि 50 के दशक में थी, 60 के दशक में 6.4 हुई, 70 के दशक में 9% हो गई। द एरा ऑफ हाई इन्फ्लेटेशन रेट कंटिन्यूड टिल 1999, यानी 1999 तक अगर हम देखें तो ये जो मुद्रास्फीति की जो ये दर है ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है। देयर आफ्टर इन्फ्लेटेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग, और उसके बाद में अगर देखें तो मुद्रास्फीति में कुछ कमी हुई है। ड्यूरिंग 2012 तक अगर हम देखें तो इन्फ्लेटेशन वॉज अराउंड 4.7, यानी 9% से जो है ये 4.7% पे आ गया है, यानी कुछ कमियाँ इसके अंदर हुई हैं। Explain the fiscal measures to overcome inflations. Fiscal measures are the steps taken by government to control inflations. Government does so by its taxes and expenditure policies. कि सरकार जो है टैक्सेस और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू इस पर कंट्रोल करता है। अंडर इट गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एग्रीगेट डिमांड एंड इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, सरकार क्या करती है मांग और पूर्ति दोनों को कंट्रोल करती है। बाय द वे ऑफ टैक्सेशन, टैक्स लगाकर, पब्लिक एक्सपेंडिचर करके, पब्लिक डिबेट पॉलिसीज़ लगाकर, गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल इन्फ्लेटेशन बाय इंक्रीज डायरेक्ट टैक्स
पब्लिक डिबेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इस तरह की गतिविधियां कर कर गवर्नमेंट जो है इन सभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिक्रीजेज इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि गवर्नमेंट जो है उसी समय पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनके थ्रू भी जो है इनको कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को। व्हाट आर द मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि मौद्रिक कौन से उपाय हैं जिनकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। यानी कि बैंक जो होते हैं वो किस तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा केंद्र बैंक है। तो मॉनेटरी मेजर्स आर द मेजर्स अडॉप्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारत का जो हमारा केंद्रीय जो बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो इसको कंट्रोल करता है। अंडर इट सेंट्रल बैंक ट्राइज टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, इसको मुद्रा की जो सप्लाई है, पूर्ति है, उसको वो कम कर देता है। इट डिक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड, जो कि डिमांड को कम करता है, एंड इंक्रीजेज एग्रीगेट सप्लाई, और इससे सप्लाई जो है, पूर्ति है, वो बढ़ जाती है बाय कंट्रोलिंग क्वांटिटीज ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स। व्हेन इन एन इकोनॉमिक मनी सप्लाई डिक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस, जब मनी की सप्लाई को हम कम कर देंगे तो जो मांग है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विच फर्दर कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशंस, जिससे कि हम ये कहें कि जो मुद्रास्फीति है उसे हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी के बीच में हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने कॉलम बना के इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का मीनिंग जो है वो बताएं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल मिनिमम बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कि उसके अंदर जो व्यक्ति है वो अपनी रोज़मर्रा की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। रिलेटिव पॉवर्टी, इट रिफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट पीपल, रीजन्स और नेशंस, कि जब अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग लोगों में आय का जो असमान वितरण होता है वो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। अब हम आते हैं रिवेलेंट, कि कहाँ तक ये जो है कौन कौन से देशों में ये पाई जाती हैं। तो इट इज़ रिवेलेंट फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब जो विकसित देश नहीं है वहाँ पे ये पाई जाती है। इट इज़ मोर रिवेलेंट फॉर द डेवलप्ड नेशन, और ये जो है रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो आपकी जो विकसित देश हैं उनमें पाई जाती है। यूसेज, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे जो है जो न्यूनतम जीवन का जो स्तर है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इट इज़ यूज टू कंपेयर लेवल्स ऑफ लिविंग, और इसमें हम जीवन का जो स्तर है उसको हम मेज़र आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच इज़ पॉवर्टी लाइन डिफरेंट इन डिफरेंट नेशंस, क्या अलग अलग देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में जो गरीबी लाइन है, गरीबी रेखा जो है वो क्या अलग होती है। पॉवर्टी लाइन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों में अलग अलग जो है हमें कहें कि पॉवर्टी लाइन पाई जाएगी, बिकॉज what is necessary to satisfy basic needs varies on the basis of countries, क्योंकि हर देश जो है वो जो आधारभूत ज़रूरतें हैं हर देश की अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहें हैविंग अ कार इज़ कंसिडर लग्जरी इन इंडिया, कि एक गाड़ी होना, एक कार होना भारत के अंदर एक आराम या लग्जरी का साधन हम कह सकते हैं, आराम का साधन कह सकते हैं। वेयर एज अगर वहीं हम कंपैरिजन करें अमेरिका में, तो अ पर्सन नो हैविंग अ कार इज़ कंसिडर्ड पुअर, और जिसके पास कार नहीं है उसे अमेरिका में गरीब माना जाता है। पुअर्टी लाइन इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइक इन्फ्लेशंस एट्सेट्रा, कि गरीबी रेखा जो है उसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसे हम निश्चित करते हैं किसके आधार पे, जो हमारी आर्थिक कंडीशंस हैं, जो आर्थिक स्थिति है, जैसे कि इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसके आधार पे। विच वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सो पॉवर्टी लाइन डिफरेंट इन डिफरेंट नेशन, और ये जो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हर देश की अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गरीबी रेखा है वो हर राष्ट्र की अलग अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। तो हम कहें कि सोशल, इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स डिटरमाइन पॉवर्टी इन इंडिया, दीज आर एक्सप्लेन्ड हेयर, इनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। फर्स्ट है कि सामाजिक कौन कौन से कारण हैं। सामाजिक कारणों में अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, जैसे कि बर्थ है, मैरिज है, डेथ है, इनके ऊपर होने वाला जो खर्च होता है,
जो कस्टम्स होते हैं हमारे, जो रीति रिवाज होते हैं हमारे, उनको जब हम कंटिन्यूसली निभाते रहते हैं तो उससे जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके ऊपर हम कहें कि बहुत ज़्यादा भार बढ़ जाता है और वो कहें कि बिगेस्ट रीज़न हो जाता है फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू वॉज सच दैट इट डिड नॉट अलाउ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी। और इस तरह की जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, वो हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको इस गरीबी से बाहर निकलने नहीं देती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें, आर्थिक जो कारण है, तो इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इन दिस सिचुएशन पीपल आर अनेबल टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, एज अ रिजल्ट देयर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। कि आर्थिक कारणों की वजह से, यानी आर्थिक उपलब्धता लोगों के पास नहीं होने की वजह से, कि लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं हमारे यहाँ पे, तो वो अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जो उनका परिणाम होता है कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, जो उनकी उत्पादन क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। डिक्रीज इन प्रोडक्टिव लीड्स टू लेस इनकम जनरेशन एंड पीपल आर अनेबल टू कम आउट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। और जब वो हम ये कहें कि जो प्रोडक्टिविटी उनकी जब कम हो जाती है तो उनकी इनकम जो होती है वो कम जनरेट होना शुरू हो जाती है, और इससे हम ये कहें कि जो लोग हैं वो गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आर्थिक पिछड़ापन जो है, डिक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन, वो किसी भी व्यक्ति के लिए अवसरों की कमी को लाता है। पॉलिटिकल रीजंस की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में हम कहते हैं कि इंडिया लैक्स इन पॉलिटिकल विलिंगनेस विच इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर बीइंग अ पुअर कंट्री। कि जब तक हमारे जो राजनीतिक इच्छा नहीं, जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारी सरकार है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी कि हमारे देश में हम ये कहें कि कंट्री को पॉवर्टी फ्री करना है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो आर्थिक जो विलिंगनेस की जो कमी हम देख रहे हैं, वो भी गरीबी का जो है एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में। वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। हम मानते हैं कि सरकार ने समय समय पर गरीबी से उभरने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स को लॉन्च किया है, बट आर नॉट रीचिंग टू द राइट ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन वो सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। देयर आर लीकेज इन अवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लीकेज है। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 फैक्टर जो आपका है, अदर फैक्टर्स जो दूसरे कारण हैं, लो एजुकेशन, जो कहें कि शिक्षा का स्तर जो है वो कम है, लैक ऑफ इंटर्नशिप जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहता है, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अनएम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यहाँ पे अच्छे से उपलब्ध नहीं हैं। आर ऑल्सो, यानी ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि अदर फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द एस्टिमेट पॉवर्टी गिवन बाय सुरेश तेंदुलकर। कि सुरेश तेंदुलकर द्वारा जो है पॉवर्टी की जो एस्टिमेट जो उसको एग्जामिन किया गया वो आप बताइए। तो सुरेश तेंदुलकर एंड सी रंगारंजन कंसिडर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज बेसिस ऑफ पॉवर्टी। कि क्या हम खर्चा करते हैं और क्या जो है, तो क्या खर्चा करते हैं, क्या हमारा इनकम है, क्या हमारा एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। दे क्रिएट अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन बास्केट टू मेजर पॉवर्टी लाइन। उन्होंने कहा कि क्या योग्य, खाने योग्य है, क्या नहीं, नॉन ईटेबल्स हैं, तो उसके आधार पर भी हम जो है एक बास्केट लाइन तैयार कर सकते हैं टू मेजर द पॉवर्टी लाइन एंड एस्टिमेट द रिक्वायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज पर देयर मार्केट प्राइस। और बाजार जो कीमत है उसके ऊपर हम कंजम्पशन और जो एक्सपेंडिचर है कि क्या हमने उपभोग किया है, क्या हमने खर्च किया है, उसके आधार पर हम इसको तय कर सकते हैं। दे फाउंड दैट इन 2011-12 अ पर्सन हु स्पेंड्स लेस देन 1000 रुपीज़ पर मंथ इन अर्बन एरियाज़। उन्होंने ये माना कि 2011-12 के साल में वो व्यक्ति जो एक महीने में 1000 रुपये जो है शहरी क्षेत्रों में और 816 रुपये जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो नहीं कमा पा रहा है, नहीं स्पेंड कर पा रहा है, वो पुअर होगा। एज पर दैट 27 करोड़ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसके आधार पर हमारे देश में 27 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द एस्टिमेट्स फॉर लेबर फोर्स वर्क एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2011-12।
12 ये क्या रेट्स जो हैं इनके लिए तय की गई थी। तो 2011-12 में जो लेबर फोर्स है उसके लिए 395 पर 1000 पीपल रखा गया। वर्क फोर्स जो अगर हम देखें तो 386 पर 1000 पीपल है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2.3% हमारे देश की पाई गई है। हाउ अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स लाइफ ऑफ अ पर्सन, की बेरोज़गारी जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स वेल्थ एंड एक्सपीरियंसेस टू अ पर्सन, कि किसी भी व्यक्ति को हम ये कहें कि जो है पैसा जो है या अनुभव जो है वो एम्प्लॉयमेंट से ही मिलता है। वी इंक्रीज हिज प्रोडक्टिविटी, इससे उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। एंड ही बिकम्स मोर एफिशिएंट, और वो और योग्य होता है। इफ़ अ पर्सन रिमेन्स अनएम्प्लॉयड ही लॉसेस मनी एंड एक्सपीरियंसेस, और एक व्यक्ति अगर बेरोज़गार होता है तो वो पैसा और अपना अनुभव दोनों को ही खोता है और मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट मेक्स अ पर्सन अनस्किल्ड एंड एंटी सोशल, और बेरोज़गारी जो है वो किसी भी व्यक्ति को अकौशल बना देती है और समाज से काट देती है। इट हार्म्स अ कंट्री इकोनॉमिकली, ये किसी भी देश को आर्थिक, सामाजिक और हम ये कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो नुकसान पहुंचाता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज व्हेन सम वर्कर्स आर टेम्परेली आउट ऑफ वर्क, कि फ्रिक्शनल ये होता है कि जब कुछ व्यक्ति जो होते हैं काम छोड़ देते हैं टेम्परेली, कुछ क्षण के लिए, वाइल चेंजिंग जॉब्स, अपना जॉब चेंज करने के लिए। इट इज़ अ टेम्परेरी फिनोमेना, ये अस्थाई हम कहें कि एक फिनोमेना है। अब स्टूडेंट्स इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।